वरदायनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम लाइव नहीं आ पाए हैं, इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 10 दिन बचे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि ईवीएस का जो टेस्ट सीरीज है एक बार फिर से चलाई जाए। ठीक है, तो डे बाई डे 9 से 10 ही होगी आपकी ये क्लास। ठीक है, और जो अभी बीच में 2 दिन की जो छुट्टी होगी तो उसमें आपकी मैराथन 2 से ढाई घंटे की चालू करेंगे, जिसमें आपकी जो जियोग्राफी वाला है जो वर्ल्ड और इंडियन दोनों को एक साथ कर देंगे और एक में बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा, चलिए तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश। तो सबको आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से सीमा साझा करता है ना। एक क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्या है, दिल्ली है। ठीक है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कौन सी है, नेपाल से। नेपाल से। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, पेपर में आएगा। सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से, तो आंसर देंगे आप 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश से, 1। अगर पूछा जाए राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी ऑब्लिक नहीं, राज्य कॉमा केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको आंसर देना है वहाँ पे 9। और पूछिए कि उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वह कौन सा देश है, तो आंसर क्या देंगे आप लोग, नेपाल। क्या होगा, नेपाल। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स में देंगे, जो मैं पूछ रहा हूँ कि नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर का छूट गया लगता है, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सेकंड था, मुझे याद था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ राज्यों में से कौन पाकिस्तान की सीमा नहीं बनाता है, या किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो आपको पता होगा ये लगभग, मैं थोड़ा सा मैप लिया देखूँ, ये तो यहाँ पे है गुजरात, गुजरात से तो लगती है, फिर लगता है राजस्थान, फिर लगता है पंजाब, और फिर लगता है क्या, जम्मू कश्मीर। तो किससे नहीं लगती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि किससे सीमा लगती है, किससे सीमा नहीं लगती, तो पाकिस्तान की सीमा किससे नहीं लगती है, हिमाचल प्रदेश से। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ अभी है, तो नोट कर लेंगे आप लोग। वो क्वेश्चन क्या होगा कि पाकिस्तान और भारत की सीमा को क्या कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। जो लोग, जिस तरह मैं रेड पेन चला रहा हूँ ना, इसी तरह जो ब्लू पेन चला के नोट कर रहे होंगे साथ साथ, तो बेटा देखना उनका रिजल्ट कुछ और होगा। जो सिर्फ सुन रहे होंगे, सुनने से बेटा काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर ये चीज़ आती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील होता है, ध्यान रखो, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो आंसर हो जाता है बेटा उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील बेटा कहाँ पड़ती है, ये आपकी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश अकेला याद नहीं रखना है आपको, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, सतलुज नदी जो है ना, सतलुज नदी के पीछे एक जलाशय बना है, उसका नाम क्या है, तो बेटा आंसर क्या होगा, गोविंद सागर झील। या पूछा जाए गोविंद सागर झील का उद्गम या गोविंद सागर झील किस नदी के तट पर है, या किस नदी के द्वारा बनाई गई है, तो आंसर क्या लगाएंगे, सतलुज नदी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और पूछा गया है, ये आपका जो अभी आरआरबी के पेपर हुए थे एनटीपीसी से पहले, लोको पायलट के, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए गोविंद सागर झील का नाम किस पर पड़ा है। तो वहाँ पे विकल्प था जिस तरह से, तो कंफ्यूज करने वाले, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन एक से रिलेट लग रहे थे, लेकिन क्वेश्चन समझना, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। तो बेटा इनके नाम पर पड़ा है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर कौन सा जलाशय और कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर झील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही है, हम लोग उत्तर प्रदेश को भी साथ साथ ले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में, जो कि एक भारत की सबसे बड़ी क्या है, एक कृत्रिम झील है। तो ये पूछा जाए कहाँ बनी है, तो बेटा ये बनी है सोनभद्र में।
ठीक है, सोनभद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के या नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से कौन संबंधित हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से सभी को पता होगा, मेधा पाटकर हैं, ठीक है, सबको पता होगा। पी हेगड़े कौन है? अब पी हेगड़े बेटा आपको सभी को पता होगा एपिको आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि आप तो रिवीजन कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें आपको जो फर्स्ट टीटी का पेपर हुआ था तभी ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। एपिको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? पी हेगड़े, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? एपिको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा बेटा चिपको आंदोलन के प्रेरणा है। चलिए यहाँ तक सबको पता होगा। अब अगला आते हैं सलीम अली, इन्हें बेटर क्या कहा जाता है? वाटरमैन कहा जाता है। मैं क्या, सॉरी वाटरमैन नहीं, वर्डमैन, मतलब पक्षी वैज्ञानिक है ये, ठीक है, सलीम अली। अब इसका एक क्वेश्चन है, आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्वेश्चन का कमेंट्स में लास्ट में सभी के आंसर देंगे। कैसे कि जैसे क्वेश्चन है सलीम अली, तो मैं पूछूं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? अगर ये दोनों एक ही जगह पे हैं तो उसका आंसर बताना, अगर दोनों अलग अलग हैं तो भी इसका आंसर बताना। चलिए अगला है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा मनाया जाता है कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? 16 सितंबर क्या करते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है, ओजोन दिवस मनाते हैं। और बेटा ये किस प्रोटोकॉल में बात की गई थी? ये की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था बेटा? 1987 में। हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि ओजोन दिवस ओजोन दिवस मनाने की बात किस प्रोटोकॉल में कही गई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कब आया था? 1987। ये किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आप कहोगे सर ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। ये सीधे सीधे पेपर में बेटा क्वेश्चन बने हैं, इसलिए बता रहे हैं। 5 जून सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस सम्मेलन के तहत? स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। और पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन एक ये और रह गया है तो इसको भी देख लेते हैं। इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निरोध दिवस, ठीक है, विश्व तंबाकू निरोध दिवस। तो हमें लगता है ये वाला शायद पूछे, लेकिन ये तीनों के तीनों पेपर में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके माध्यम निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? अब मैं किस तरह से समझाता हूँ। देखो ये बेटा एक रॉड है, ये मान लीजिए एक रॉड है, ठोस रॉड है, मतलब आयरन की रॉड है, ठीक है। मैंने इस तरफ क्या लगाई? मोम लगाई, इस तरफ मोम लगाई और इस तरफ यहाँ पे मैंने आग लगा दी और या बर्नर के जरिए इसको मैंने यहाँ पे गर्म किया। अब मैंने जब इसको गर्म किया तो आपने कुछ देर बाद देखा होगा जो हीट है वो हीट क्या हुई? ट्रांसफरेबल होगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो गई और ट्रांसफर होकर ये मोम क्या हो? पिघलने लगी और मोम नीचे गिर गई। इससे हमें क्या पता चला कि आग यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर भी ऑब्जेक्ट पिघल गया। तो इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ी और वो माध्यम क्या था? एक लोहे की रॉड थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हीट को बहने के लिए क्या हुआ? यहाँ पे एक मीडियम की आवश्यकता हुई, ठीक है। इसी तरह तो ये हो गया आपका चालन, कंडेंसेशन। अब बेटा संवहन में देख लेते हैं। संवहन देखिए, ये एक मैंने पानी का बर्तन लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। अब मैंने यहाँ पे नीचे बर्नर से इसको पानी को गर्म किया, तो बेटा देखा होगा नीचे का जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो गर्म होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर, क्योंकि आपको पता है हल्की गैस में ऊपर जाती है। और पानी का जो ऊपर वाला जो ठंडा मॉलिक्यूल्स है, आपको पता है कि ठंडा मॉलिक्यूल्स हमेशा नीचे की आने की कोशिश करता है, तो ये नीचे, तो पानी फिर का गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहा है, ठंडा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है? संवहन हो रहा है ना। तो ये क्या है कि इसमें भी सर मीडियम की आवश्यकता होती है। जबकि सर विकिरण ये क्या होता है? इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब विकिरण क्या है? सूर्य से आने वाली ये लाइट रे हैं, ये अर्थ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या इसे कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ी? नहीं, क्योंकि आपने कभी पढ़ा था कि सूर्य का प्रकाश निर्वात में गति करता है। निर्वात बोले तो सर इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता, उसे बोलते हैं निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में गति करता है, तो विकिरण इसका राइट आंसर होगा कि विकिरण के लिए या सूर्य के प्रकाश के लिए सर किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। तो वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं? क्या वो 13 से 17 है? नहीं भैया, ये तो कोई है ही नहीं। 15 से 19 भी कोई नहीं है। 14 से 18 बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 से 18। 16 से 20 ये भी नहीं होगा। अब ये सर क्या था? सर सीधी सी बात है भैया, आप 5 से क्या कंफ्यूज हो रहे हो? समता का अधिकार, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल
किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 14 से 18। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 विधि की समझ समानता लिख लेना बेटा। अगर जो लोग सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, आप लोग रिवीजन कि आप लोग सुबह के एक दिन पहले क्या पढ़ना है, तो यही पीडीएफ को बस देख लेना एक बार। विधि की समझ समानता, लिंग जाति समुदाय सभी को लेकर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समानता। 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, ठीक है। 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया जाएगा। और 18 उपाधियों का अंत, किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं करेगा। तो बेटा ये आपके आर्टिकल्स हो गए 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? सीधी सी सबको पता है भैया, कितनी बार पढ़ाया हुआ है। कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जाएं, बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का बेटा रासायनिक नाम पूछा गया है, इसलिए बेटा याद कर लो क्या होता है नाम? इरिथ्रोसाइट। क्या होता है नाम? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का थ्रम्बोसाइट। इसका जीवन काल कितना होता है सर? 120 दिन होता है इसका जीवन काल। कहाँ बनती हैं? आरबीसी में, ठीक है। मोटा मोटा बताते चल रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब बायो वाला पोर्शन होंगे तब ले लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि आरबीसी नष्ट होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? बेटा प्लीहा कहा जाता है। क्या? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। ये पॉइंट लिखते चलना, मज़ा आ जाएगा बेटा। जो लोग सच में बायो नहीं जानते और वो ईवीएस से थोड़ा डरते हैं, तो ये पॉइंट एक बार रिवीजन कर लेना बस, कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इसी प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ दी बॉडी कहा जाता है। ब्लड बैंक मतलब रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? बेटा प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा का ही दूसरा नाम बेटा क्या होता है? तिल्ली होता है, और इसी का नाम होता है स्प्लीन, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, नहीं तो भैया इसमें तो अगर ब्लड से या किसी भी बायो का टॉपिक हो फिर तो भैया बहुत ज़्यादा चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, गुर्दा। गुर्दे से किडनी, किडनी से रिलेट कर लेना। किडनी से क्वेश्चन आएगा कि किडनी की एक इकाई को क्या बोला जाता है बेटा? इसकी इकाई को बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर बेटा अगर क्वेश्चन आए कि हेनले का लूप, हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? नेफ्रॉन में। या नेफ्रॉन के अंदर नहीं विकल्प मिले तो गुर्दे में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? गुर्दे में। अगर क्वेश्चन पूछे गुर्दा किस तंत्र से संबंधित है, तो बेटा ये उत्सर्जी तंत्र से संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। यकृत से आ जाओ बेटा, यकृत से अगर क्वेश्चन ना बने तो भैया हमें लगता है कि कभी इससे तो कह सकते हैं नाराजगी सी हो जाएगी अगर इससे क्वेश्चन ना बने। हर साल बनने वाला क्वेश्चन है ये, कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि, देखो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर बेटा बड़ी के साथ साथ अगर उसने पूछ दिया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। फिर अंतःस्रावी में आप लोग क्या लगाओगे? थायराइड ग्रंथि। तो यकृत से क्या क्या आ सकता है? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी यही इसी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लीवर को। थायराइड ग्रंथि से क्या क्वेश्चन बनेगा? सबसे बड़ी अंतःस्रावी। बेटा कहीं कहीं ऐसा ना होना कि आप सिर्फ याद करके जाओ सबसे बड़ी यकृत है, वहाँ पे अंतःस्रावी पूछो तब भी यकृत लगाया, गलत हो जाएगा, फिर आप हमारी वीडियो को दोस्त ठहराओगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और सुन लेते हैं। और क्या पूछा जाएगा कि यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है। कई लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, किसका? पित्तरस का निर्माण। कई लोग कहते हैं सर पित्तरस का तो पित्ताशय से होता है। नहीं बेटा, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, और पित्तरस कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में, गैल ब्लेडर में। कहाँ होता है? पित्ताशय में, ठीक है। पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। क्वेश्चन आएगा कि पित्तरस का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा इससे कि बताइए यकृत में जो पित्तरस होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। बेटा ये आप लोग होमवर्क बताएंगे कि पित्तरस की जो पीएच वैल्यू वो कितना होता है। मैं बस इतना बता दे रहा हूँ हिंट के लिए, यह बेटा पीएच वैल्यू क्या होती है? क्षारीय माध्यम होती है, क्षारीय माध्यम में। या मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो पीएच जो आपका पित्तरस होता है वो क्या होता है? क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है। हृदय से क्वेश्चन क्या आएगा? हृदय से तो भैया बहुत है, पढ़ाने में भैया पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले बस आपको इतना याद रखना है, मानव हृदय का जो चैम्बर है बेटा 4 चैम्बरों में बटा होता है। ऊपर वाले बेटा होते हैं अलिंद, ऊपर वाला होता है अलिंद, नीचे वाला होता है निलय। क्या होते हैं? ऊपर वाला अलिंद और नीचे वाला निलय। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस द्वारा होता है? ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। मलेरिया एक प्रोटोजुआ जनित रोग है, तो ये तो वायरल डिसीज है नहीं। हैजा एक बैक्टीरियल डिसीज है। डिप्थीरिया तो बैक्टीरियल डिसीज है ही, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सुनो क्या क्या बनेंगे। हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जिसमें बेटा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंसर कहेंगे सर लीवर का सूजना, लीवर सूज जाता है, ठीक है, लीवर सूज जाता है, जो कि क्या होता है, किससे होता है, वायरस से होता है। मलेरिया से क्वेश्चन क्या आएगा कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम वायोवैक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है, उससे होता है मलेरिया, किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिक मित्र नहीं है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ऐसा लगता है ये तो सर जैसे विकल्प आएगा हम उठा के लगा देंगे। राइट आंसर क्या होगा, यूकेलिप्टस। इसे पारिस्थितिकी का क्या कहता जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये जिन क्षेत्रों में लगा दिया जाए ना वो उस भूमि को एक तो बंजर कर देता है और उसका पूरा जो पानी का सिस्टम होता है ना पूरा को एब्जॉर्ब कर लेता है, कह सकते हैं ये ऐसी खराब जगह पे ही लगाए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है, नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः कारक है, वो क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऊष्मीय प्रदूषण। देखो नाभिकीय ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र, ऐसी बात कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा मतलब किसी प्रकार का जब नाभिकीय विखंडन होता है तो आपको पता होगा उसमें से जिस प्रकार का पॉल्यूशन होगा तो वो कहीं ना कहीं ऊष्मीय प्रदूषण से ही संबंधित होगा। तो जल्दी जल्दी में गलत मत करना, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना, तो बेटा एक ही बार मौका मिलना है, फिर बहुत लंबे समय तक आपको पास कोई वैकेंसी का भी ऑफर नहीं रहने वाला है, तो एक बार इसी बार क्लियर कर ही लेना है आपको, क्योंकि आज का बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसमें जो लोग ये कह रहे हैं सर सीटेट में भी डर लग रहा है, सीटेट में श्योर नहीं है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाला रंगहीन गैस क्या है, सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिगरेट से, कितनी बार बताया सिगरेट से कौन सा धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हीमोग्लोबिन के लिए क्या होता है, नुकसानदेह। अब खुद बताइए, जो हीमोग्लोबिन उसके लिए नुकसानदेह होता है, हीमोग्लोबिन के लिए नुकसानदेह होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, और उसी सिगरेट के धुएं को ही हम लोग उस अपने ही शरीर के अंदर ले जाते हैं, तो इसके वजह आगे हम कुछ नहीं कहेंगे कि ये कितनी लाभदायक होती है। इसका एक नया नाम आज मुझे मिला है, क्या, सफ़ेद चाय, ठीक है, तो याद रखना सिगरेट का दूसरा नाम सफ़ेद चाय भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण होने के पश्चात क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। अब देखो मैं समझा दे रहा हूँ, जो लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा उस क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सटीक देंगे। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, मान लीजिए ये उत्पादक, ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, इसको खाया इसने, ये तो सबको पता ही होगा। इसके पास मान लीजिए 10,000 जूल ऊर्जा है, 10,000 जूल। तो बेटा लिंडमैन ने कहा था कि जब ऊर्जा जाती है ना वो अगली जो पीढ़ी में जाती है, अगले स्तर पे जाती है, तो बस इसका 10% ही जाती है, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000, तो 1,000 गई इसके पास कितनी गई, 100 गई, और इसके पास कितनी गई, 10 गई, इसके पास कितनी गई, 10 गई। तो यहाँ से ऊर्जा क्या हुई, 10,000 थी पेड़ के पास और ऊर्जा फाइनली इसके पास कितनी गई पेड़ की, इनडायरेक्टली 10%, तो इससे इतनी गई। तो जब 10,000 से 10 पहुंची तो कहीं ना कहीं ऊर्जा क्या हुई होगी सर, घटी होगी, ऊर्जा क्या हुई है, घटी है। तो एक पोषण स्तर से जब दूसरी पोषण स्तर में ऊर्जा जाती है ना हमेशा सर घटती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,